दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। 18वीं लोकसभा के विशेष सत्र को अगर ट्रेलर मान लें तो 22 जुलाई से शुरू होने वाला संसद का बजट सत्र और उसके बाद होने वाले सत्र भी हंगामेदार होने के ही आसार हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष, खासकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कटुता पुरानी है। इसी के चलते संसद के पिछले 10 साल राजनीतिक टकराव में ज्यादा गुजरे हैं। हाल के लोकसभा चुनावों में बहुमत से वंचित बीजेपी की ताकत घटी तो कांग्रेस की ताकत थोड़ा बढ़ी, जिसकी बदौलत राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष का दर्जा पा गए। पिछले दिनों संसद के विशेष सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच टकराव साफ नजर आया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में भी दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर नजर आए। बेशक सत्ता पक्ष और विपक्ष में यह टकराव अप्रत्याशित नहीं था, पर इसे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के लिए शुभ नहीं माना जा सकता कि उसकी संसद दलगत राजनीतिक टकराव का अखाड़ा बन जाए। उम्मीद थी कि 10 साल से चले आ रहे राजनीतिक टकराव से नवनिर्वाचित लोकसभा मुक्त होगी, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चर्चा के उत्तर से साफ हो गया कि चुनाव के 1 महीने बाद भी दोनों ही पक्ष चुनावी मानसिकता से उबर नहीं पाए। अन्य वक्ता भी इस सोच से मुक्त नहीं दिखे। पिछली दो लोकसभाओं में सत्ता पक्ष का जबरदस्त बहुमत था। 2014 में 16वीं लोकसभा में बीजेपी ने 3 दशक बाद अकेले दम बहुमत हासिल कर सबको चौंका दिया था, तो 17वीं लोकसभा में उसकी सीटें बढ़कर 303 हो गईं। फिर भी उसने एनडीए सरकार बनाकर गठबंधन धर्म का पालन किया या दूरदर्शिता का परिचय दिया। लेकिन दोनों स्थितियों में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति से सत्ता पक्ष और विपक्ष के रिश्तों में खटास का अंदाजा लगाया जा सकता है। तर्क दिया जा सकता है कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के पास नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए जरूरी सदन की कुल संख्या के 10% सांसद नहीं थे, पर कई जानकार कहते हैं कि ऐसी कोई बाध्यता नहीं। शुरू से तो नहीं, पर लंबे अरसे से लोकसभा में डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष को देने की भी परंपरा रही। 16वीं लोकसभा में भाजपा ने यह पद अपने मित्र दल अन्ना द्रमुक को दिया, तो 17वीं लोकसभा में यह संवैधानिक पद खाली ही रह गया। 18वीं लोकसभा में बीजेपी ने ओम बिरला को स्पीकर बनाना पसंद किया, तो डिप्टी स्पीकर पद पर अभी तक खामोशी है। स्पीकर पद के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया ने के सुरेश को उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन संख्या गणित के मद्देनजर मतदान पर जोर देने के बजाय ध्वनिमत से ही बिरला को स्पीकर बन जाने दिया। विपक्ष ने साफ कहा कि अगर उसे परंपरा के अनुरूप डिप्टी स्पीकर पद नहीं मिला तो वह अयोध्या से जीते अवधेश प्रताप को उम्मीदवार बनाएगा। 18वीं लोकसभा में डिप्टी स्पीकर मिलेगा भी या नहीं, यह तो समय बताएगा, लेकिन चुनाव परिणामों से हार जीत का फैसला हो जाने के बाद भी सत्ता पक्ष और विपक्ष परस्पर शक्ति परीक्षण का कोई मौका चूकते नहीं दिख रहे। नई लोकसभा का पहला सत्र भी इसी का प्रमाण रहा। पहले तो नीट परीक्षा में हुए कथित घोटाले पर चर्चा को लेकर लोकसभा में हंगामा हुआ। बाद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई, तो देश और समाज के ज्वलंत मुद्दों पर गंभीर विमर्श के बजाय एक दूसरे पर राजनीतिक निशाने साधने तक चर्चा सीमित रही। मानो दोनों ही पक्ष अभी तक चुनाव प्रचार की मानसिकता से नहीं उबर पाए, या फिर इसी साल अक्टूबर में होने वाले हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड तथा अगले साल फरवरी में होने वाले दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुट गए। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर लगभग 18 घंटे की चर्चा देश और समाज के सरोकारों से परे दोनों पक्षों के राजनीतिक नेताओं पर केंद्रित रही, जो संसदीय लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। 4 जून को आए लोकसभा चुनाव परिणाम किसी भी पक्ष की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहे। अपने लिए 370 और एनडीए के लिए 400 सीटों का नारा देने वाली बीजेपी
240 सीटों पर सिमट गई, तो एनडीए भी किसी तरह बहुमत के आंकड़े के पार 293 तक पहुंच पाया। पिछले साल बना विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया दावा तो बहुमत का कर रहा था, पर 234 सीटों पर अटक गया। जाहिर है पिछली दो लोकसभाओं के मद्देनजर ये चुनाव परिणाम बीजेपी के लिए झटका रहे तो विपक्ष के लिए संजीवनी साबित हुए। ज्यादातर राजनीतिक प्रेक्षकों का आकलन रहा कि जनता ने सत्ता पक्ष को नियंत्रण में लाते हुए विपक्ष को ताकत देते हुए परस्पर समन्वय से संसदीय प्रणाली और सरकार चलाने का जनादेश दिया है। लेकिन नतीजों के बाद प्रतिक्रियाओं और फिर बाद में संसद में आचरण व्यवहार से नहीं लगा कि दोनों ही पक्ष उसका सम्मान कर रहे हैं। नई लोकसभा के पहले ही सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के एक दूसरे के प्रति उपेक्षापूर्ण ही नहीं बल्कि असम्मानजनक व्यवहार से आशंकाएं गहराने लगी हैं कि कहीं और 5 साल संसद राजनीतिक दलों नेताओं की अतीत की कटुता और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की बंधक तो नहीं बनी रहेगी। राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्र सरकार तैयार करती है, स्वाभाविक ही उसमें सरकार की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं का गुणगान होता है, पर दलों और उनके सांसदों से अपेक्षा की जाती है कि वे उस पर चर्चा करते हुए भी देश और समाज के समक्ष मौजूद ज्वलंत मुद्दों से मुंह न चुराएं। 2 लोकसभाओं के बाद इस बार राहुल गांधी के रूप में सदन को नेता प्रतिपक्ष मिला। धन्यवाद प्रस्ताव पर 1 जुलाई को उनके 1.5 घंटे से भी लंबे भाषण की चर्चा तो बहुत है। राहुल की राजनीतिक समाज भाषण शैली और आत्मविश्वास में सुधार भी दिखता है। उन्होंने साल भर से भी ज्यादा समय से जातीय हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर से लेकर 24 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़े नीट परीक्षा समेत जनहित के कई मुद्दे भी उठाए। पर क्या उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर तल्ख भाषा और चुनाव प्रचार की शैली में हमले करना जरूरी था? हिंदू होने न होने का प्रमाण पत्र बांटने के लिए तो संसद नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके 5 मंत्रियों ने जिस तरह राहुल के भाषण के बीच हस्तक्षेप किया वह भी अवांछित था। अपनी बारी आने पर हर सवाल का जवाब विस्तार से दिया जा सकता था। सदन के नेता के रूप में प्रधानमंत्री मोदी ने 2 जुलाई को चर्चा का लगभग 2.5 घंटे लंबा उत्तर दिया, पर सवालों का जवाब देने के बजाय बालक बुद्धि से जुड़े किस्से कहानियों के जरिए नाम लिए बिना ही नेता प्रतिपक्ष पर कटाक्ष करना उनके एजेंडा पर सबसे ऊपर रहा। बेशक प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान विपक्ष की लगातार नारेबाजी संसदीय मर्यादा के प्रतिकूल है, पर नई लोकसभा के पहले सत्र में मर्यादा और गरिमा की परवाह करता दिखा कौन? प्रधानमंत्री ने ही अपने भाषण के दौरान सदन को हाथरस की भगदड़ में अनेक लोगों की मृत्यु की दुखद सूचना दी और लोकसभा ने उस पर संवेदना व्यक्त करने के बजाय विपक्ष के व्यवहार की निंदा का प्रस्ताव पारित करना जरूरी समझा। 7 दिन तक चला लोकसभा का पहला सत्र संसदीय लोकतंत्र के लिए निश्चय चिंताजनक संकेत है। और इस बीच 7 राज्यों में हुए 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं वे फिर एक बार जनादेश की इसी भावना को रेखांकित करते हैं कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों को लोकतंत्र के मान सम्मान, परंपराओं, व्यवस्थाओं, मर्यादा, गरिमा का पालन करते हुए एक दूसरे के प्रति सम्मानजनक व्यवहार के साथ परस्पर समन्वय से देश को चलाना चाहिए। यह संदेश अगर हमारे राजनीतिक दल समझ पाएंगे, नेता समझ पाएंगे, तभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि 22 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलने वाले संसद के बजट सत्र में केंद्रीय बजट पर जो देश पर दूरगामी असर डालता है, कुछ गंभीर चर्चा हो पाएगी, कुछ सार्थक सकारात्मक निष्कर्ष उसके निकल पाएंगे और आने वाले सत्रों के लिए संसद को एक सही दिशा मिल पाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।